हाय गाइस। तो आज ना हम लोग बैंक ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बैंक ऑडिट तो स्टार्ट हो गया था कल। तो आ, कल हम लोगों का बहुत चीज हुआ था। ठीक है, एक तो हुआ था, हम लोग देखे थे कि टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या क्या है। फिर आरबीआई का देखे थे कि आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस क्या क्या है। फिर कितने सारे टाइप के ऑडिट रिपोर्ट होते हैं, और ये भी देखे थे कि जो नेशनलाइज्ड बैंक है उसमें ये ऑडिटर को रिक्वायर होता है कि टू मेक ए रिपोर्ट और टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच, मतलब वो उसको ये सारी चीजें बोलना पड़ता है कि जो ट्रांजेक्शन हुआ वो विद इन बैंक का पावर का अंदर हुआ कि नहीं, financial statement present true and fair view or not, whether or not the returns received from the offices and branches वो adequate है कि नहीं for the purpose of audit, और any other matter जो ऑडिटर को लगता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने बहुत फॉरवर्ड करना चाहिए। ठीक है, और ये भी देखे थे कि जो एलएफएआर है वो 30 जून तक सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर से, मतलब बैंक ऑडिट में जो ऑडिटर है वो, मतलब उसको कौन अपॉइंट करेगा। ओ अच्छा, मैं तो वेलकम करना ही भूल गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, इस चैनल में हम लोग फॉर May 25 एंड September 25 स्टूडेंट्स के लिए हम लोग सी इंटर ऑडिट का रेगुलर बैच ले रहे हैं। अभी तक हम लोगों का चैप्टर नंबर 9 खत्म हो गया है, और चैप्टर नंबर 10 कल से स्टार्ट हुआ था। और आज होगा चैप्टर चैप्टर नंबर 10 बैंक ऑडिट का सेकंड लेक्चर। जितना तक हो सकता है शायद ये जो बैच है वो 20 तारीख से पहले या फिर 20 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए, तो खत्म हो ही जाएगा। मुझे पता है कि ये बहुत लेट खत्म हो रहा है, लेकिन मतलब ठीक है, ये मेरा फर्स्ट बैच है इसलिए प्रॉब्लम हुआ। अगले बैच से मैं ध्यान रखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ठीक है, तो इसमें मेनली तीन चीजें हैं। एक तो नॉर्मल बैंकिंग कंपनी, ठीक है। एक है नेशनलाइज्ड बैंक, मतलब एसबीआई टाइप, और दूसरा है रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। द ऑडिटर ऑफ ए बैंक ऑफ ए बैंकिंग कंपनी is to be appointed एट द एजीएम ऑफ शेयरहोल्डर्स। मतलब जैसे नॉर्मल एजीएम में अपॉइंट होता है ना, वैसे ही सेम। ठीक है, द ऑडिटर ऑफ ए nationalized bank is to be appointed by the bank concerned, acting through his BOD। मतलब जो नेशनलाइज्ड बैंक है ना, एक्टिंग थ्रू
इज बीओडी। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो नेशनलाइज्ड बैंक है और जो नॉर्मल बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, बैंक नॉर्मल बैंकिंग कंपनी का एजीएम ऑफ शेयर होल्डर में अपॉइंट होगा ऑडिटर, नेशनलाइज्ड बैंक का बीओडी अपॉइंट करेगा। ठीक है, अभी रूरल रीजनल बैंक, ठीक है, the auditors are to be appointed by the bank person। मतलब इधर भी बाय द बैंक कंसर्न, मतलब इधर भी बीओडी ही अपॉइंट करेगा, या फिर जो मैनेजर मतलब जो हेड होगा वही अपॉइंट करेगा। लेकिन इधर क्या है, विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और रेमुनरेशन क्या कौन डिसाइड करेगा, कौन देगा? ठीक है, रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगा? जो भी अपॉइंट करेगा वो। ठीक है, जो भी अपॉइंट करेगा वही रेमुनरेशन डिसाइड करेगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का अपॉइंटमेंट का पार्ट। अभी देखिए, आप एक बार ना लाइक प्रोसेस से जाइए। पहले हम लोग देखे कि बैंक कितने टाइप के होते हैं, फिर देखे कि आरबीआई का रिस्पॉन्स, बैंक के ऊपर है आरबीआई, आरबीआई के रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस क्या क्या है। फिर देखे कि कितने टाइप के रिपोर्ट नॉर्मली बैंक इशू करते हैं। ठीक है, एलफेयर हो गया, एसएलआर रिक्वायरमेंट हो गया, वो सारे। फिर क्या है, फिर नेशनलाइज्ड बैंक का देखे। अभी हम लोग अपॉइंटमेंट का देखें। अभी अपॉइंटमेंट के बाद प्लानिंग ऑफ ऑडिट। ठीक है, पहले तो प्लानिंग होगा ना, तो उसका। तो अभी क्या है कि जब प्लानिंग करते हैं ना, तो उधर क्या है कि जो प्लानिंग मतलब जब प्लानिंग करते हैं ना, तब एंगेजमेंट टीम मतलब जो मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, उसमें डिस्कशन होना होना चाहिए कि सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ फ्रॉड और एरर को लेके। ठीक है, तो लिखिए द डिस्कशन between the members of the engagement team and the audit engagement partner
should be done on the suspectability of the bank's branch financial statement to be materially mistaken। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला है कि एक डिस्कशन होना चाहिए एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट टीम मेंबर के, एंगेजमेंट टीम मेंबर समझेंगे, हाँ वही पार्टनर्स, मतलब वो होना चाहिए ऑन द सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ बैंक ब्रांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। ठीक है, और ये जो डिस्कशन होता है ना, दिस डिस्कशन are are ordinarily done at the planning stage, planning stage of an audit। ठीक है, this discussion are ordinarily done at the planning stage of an audit। ठीक है, अभी ये जो डिस्कशन है उसमें कौन कौन से मैटर पे डिस्कशन होता है? सा- कुछ भी लिखता हूँ मैं। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन ordinarily includes a discussion of following matter, the following matters। मतलब ये जो डिस्कशन है ना, तो ये जो डिस्कशन है ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मली ये सारे मैटर इंक्लूड होता है। कौन कौन से मैटर? एरर्स दैट मे बी लाइकली टू occur। फिर क्या है? एरर्स which have been identified, which have been identified in prior areas।
methods which fraud method by which fraud can be can be perpetrated मतलब छुपाया जा सकता है perpetrated by bank personnel। ये पता है ये ना बहुत 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 बार आता है बहुत बार मतलब बहुत ही बार। ये बैंक ऑडिट ऐसा चैप्टर है ना कि आप अगर प्रॉपरली पढ़ो मतलब सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं लाइक प्रॉपर समझ के तो आपको दिक्कत आएगा नहीं। ठीक है आप अगर प्रॉपरली मतलब एकदम समझने के लिए अगर पढ़ो तो क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। मैं अभी जस्ट मतलब हम लोगों का फर्म में मैं तो आर्टिकल हूँ तो हम लोगों का फर्म में अभी जस्ट बैंक ऑडिट हुआ तो मतलब ये सारा ना प्रॉपर प्रैक्टिकल चीजें ये रियल में होता है। ठीक है इसमें ऐसा नहीं है बस लिखने के लिए लिख दिए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑडिट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। पर्सनल और अदर विद इन मतलब या तो बैंक पर्सनल या फिर दूसरे किसी से फ्रॉड हो सकता फ्रॉड कैन बी परपिट्रेटेड विद इन पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंसेस एंड और मतलब या तो हो सकता है अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर दोनों में हो या फिर अकाउंट बैलेंसेस में भी हो सकता है और डिस्क्लोजर में भी हो सकता है। ठीक है क्योंकि ये क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉर्मली क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट हो गया फिर ये सारे वो सारे बहुत छोटे छोटे मेनली क्या होता है कि मतलब नॉर्मली बैंक मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि वो एनपीए होना चाहिए। ठीक है लेकिन बैंक वाले एनपीए करते नहीं है क्योंकि अगर ज्यादा एनपीए दिखा दे तब तो बैंक का जो ब्रांच है उसका तो रेपुटेशन जाएगा ना। उसको जवाब देना पड़ेगा उसका जो हेड ऑफिस है जोनल वो हायर अथॉरिटी को जवाब देना पड़ेगा कि भाई इतने ज्यादा एनपीए हो क्यों रहा है। ठीक है तो ये है बात। फिर क्या है ऑडिट रिस्पॉन्सेस टू ईपीएस। ईपीएस मतलब एंगेजमेंट रिस्क परवेजिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क। एंगेजमेंट रिस्क परवेजिव रिस्क एंड स्पेसिफिक रिस्क। ठीक है फिर क्या है नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब कि आपको लाइक ये होना चाहिए कि इधर गलत हो सकता है इधर गलत हो सकता है ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है सब सही ही होगा। ठीक है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मतलब आप स्केप्टिक रहो कि कुछ भी गलत हो सकता है।
ठीक है सर। Throughout the audit engagement. Throughout the audit engagement. Need to alert for information or other conditions that indicate that a misstatement may have been occurred. ठीक है। तो ये जो डिस्कशन में क्या क्या मैटर्स इंक्लूड होता है? एरर्स दैट मे बी लाइकली टू अकर, एरर्स जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, आइडेंटिफाइड हो चुका है, मेथड बाय विच फ्रॉड कैन बी परपिट्रेटेड बाय बैंक पर्सनल और अदर्स विद इन पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंसेस एंड या फिर और डिस्क्लोजर्स, ऑडिट रेस्पॉन्सेज टू ईपीएस, एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क, need to maintain professional skepticism throughout the audit engagement, and need to alert for information or other conditions that indicate that a material misstatement may have been occurred. ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोग देख चुके हैं कि भाई ये सारे हम लोगों का मैटर्स है और ये सारे डिस्कशन होता है, लेकिन मेन बात है कि इसका बेनिफिट क्या होता है? हम लोग डिस्कशन जो करेंगे इसका बेनिफिट क्या होता है? एडवांटेजेस ऑफ सच डिस्कशन। Should be provided to suspectability of the bank's financial statement to be materially misstated due to fraud और वो क्या करता है? That enables the engagement team
to consider appropriate responses. Consider appropriate responses to it further enables the engagement team the engagement partner engagement partner to delegate the work to the experienced experienced engagement team member. ठीक है। और ये डिस्कशन से और क्या फायदा हो सकता है? द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर may review the need to involve specialists to address the issue relating to fraud। ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या क्या है डिस्कशन का? एक तो जो हम लोग स्पेसिफिक एम्फेसिस करेंगे, सस्पेक्टिव ऑफ द बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियल मिसस्टेटेड। ठीक है। मतलब इधर क्या बोल रहा है कि इधर जो मतलब हम लोग जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के ऊपर जो स्पेसिफिक एम्फेसिस करेंगे, वो हेल्प करेगा एंगेजमेंट टीम टू कंसिडर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज टू फ्रॉड रिस्क। ठीक है। It further enables the engagement partner to delegate the work of the to the experienced engagement team members। ठीक है। और द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर में रिव्यू द नीड टू इन्वॉल्व स्पेशल, मतलब अगर ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर जो है उसको अगर लगा कि नीड है कि कोई स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व किया जाए, तो वो भी कर सकता है। अभी ये तो हो गया मतलब
जो डिस्कशन होता है एट द टाइम ऑफ प्लानिंग स्टेज। ठीक है। तो अभी ये क्या है ना कि जो प्लानिंग स्टेज में हम लोगों का जो डिस्कशन होगा, तो उससे क्या है, एक प्लानिंग मेमोरेंडम भी बनाना होता है। ये कंप्लीशन मेमोरेंडम से अलग होता है। कंप्लीशन मेमोरेंडम मतलब जब कंप्लीट हो गया तब एक समरी बना लिया, ठीक है, वो अलग है, लेकिन ये प्लानिंग का ही मेमोरेंडम है। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। ये अलग है, ठीक है, ये अलग है कंप्लीशन मेमोरेंडम। द ऑडिटर टू समराइज द ऑडिट प्लान, द ऑडिट प्लान by preparing an audit planning memorandum in order to, मतलब एक ऑडिट प्लानिंग में मतलब समरी बनाना चाहिए ऑडिट प्लान का, लेकिन क्यों? इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द expected scope and extent of the audit procedures, of the audit procedures to be performed by the auditor. Highlight all significant issues and risk identified during their planning and risk assessment activity. Assessment activity। और दूसरा क्या है?
provide evidence that they they have planned the audit engagement appropriately। मतलब क्या कि जो ऑडिट है ना वो आप appropriately प्लान किए हो and have responded to engagement risk, pervasive risk, specific risk, and other matters affecting the audit engagement, affecting the audit engagement। ठीक है। तो ऑडिटर जो ऑडिट प्लान है उसको समराइज करना चाहिए इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, highlighting all significant issues and risks identified during their planning and risk assessment activities, and provide evidence that they have planned the audit engagement appropriately and have responded to engagement risks, pervasive risks, specific risks, and other matters affecting the audit engagement। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं। एक स्टैंडर्ड है AS-50 जो कि है द ऑडिटर्स responsibilities relating to fraud in an audit of financial statement। ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? द ऑडिटर्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि AS-240 में इन रिलेशन टू बैंक ऑडिट क्या बोला गया है। ठीक है। मतलब ऑब्वियसली आपको ही मतलब AS-240 हम लोगों के सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो आपको इतना ही बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको तो पता तो है नहीं इसके अलावा कि भाई AS-240 में है क्या। द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव टू
is to identify an asset and assess the risk of material misstatement. The risk of material misstatement in the financial statement due to fraud to obtain to obtain sufficient and appropriate audit evidence on those identified misstatements and to respond to respond appropriately. The attitude of professional skepticism should be maintained by the auditor so as to recognize the possibility of misstatements due to fraud. ठीक है. The auditor's objective is to identify assets the risks of material misstatement in the financial statement due to fraud to obtain sufficient appropriate audit evidence on those identified misstatements and respond appropriately. The attitude of professional skepticism should be maintained by the auditor as to recognize the possibility of misstatement. मतलब क्या प्रोफेशनल skepticism वो मेंटेन होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको लाइक 100 चीजों का डेटा है, 100 रो का, मतलब सोचिए 100 फाइल्स है. आप पहले 20 को देखे कि आपको लगा कि नहीं भाई इसमें तो कुछ गलती नहीं है तो 80 में भी नहीं होगा, ये तो गलत है ना. आपको हर एक फाइल थॉरोली चेक करना चाहिए कि भाई उसमें गलती है कि नहीं. The RBI has framed specific guidelines specific guidelines that deal with
prevention of money laundering and know your customer मतलब KYC know your customer norms. RBI from has from time to time issued guidelines. Normally RBI टाइम टू टाइम गाइडलाइन इशू ही करते रहते हैं गाइडलाइन requiring banks to establish policies, procedures, and control to deter and to recognize and report money laundering activities. मतलब आरबीआई क्या है कि वो स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाया है फॉर केवाईसी के लिए ठीक है टू डील विथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड नो योर कस्टमर मतलब वो स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाए तो टू डील विथ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड केवाईसी नॉर्म ठीक है केवाईसी मतलब वो आधार कार्ड पैन कार्ड वो सब ऑब्वियसली आपको पता ही है आरबीआई हैज फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू गाइडलाइंस ठीक है for banks to establish policies and procedures and controls to deter and to recognize and to report money laundering activities. ठीक है ये तो हो गया हम लोगों का मतलब जो केवाईसी हो गया मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी वो सब हो गया ठीक है जब ऑडिटर ऑडिट करेगा ना द ऑडिटर should take into account should take into account the adverse comments if any मतलब अगर कुछ हुआ on advances on advances advance comments on advances appearing in the following मतलब अगर ये अभी जो मैं लिखाने वाला हूँ उसमें अगर कोई एडवर्स कमेंट हुआ एडवांसेस को लेके तो ऑडिटर का वो मतलब वो माइंड में रख के चलना चाहिए ठीक है ऑडिट के टाइम पे इन द
फॉलोइंग। ठीक है। किस किस चीज का मतलब कौन से चीजों में अगर एडवांस कमेंट हुआ तो प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट मतलब अगर प्रीवियस ईयर्स का जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें अगर कुछ एडवर्स कमेंट हुआ वो सारे लेटेस्ट इंटरिम इंस्पेक्शन रिपोर्ट और बैंक ऑफिशियल्स रिजर्व बैंक लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट कंकरेंट और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी एनी अदर internal reports specially related to specially related to particular accounts managers charge handling over report मतलब managers charge handling over report when incumbent is changed। ठीक है। तो कौन कौन से हम लोगों का अगर मतलब कौन कौन से चीजों पे अगर एडवर्स कमेंट हुआ ऑन एडवांसेस तो ऑडिट ऑडिटर को मतलब उसको अकाउंट में लेना चाहिए लाइक माइंड में लेना चाहिए क्या क्या है प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट लेटेस्ट इंटरिम इंस्पेक्शन रिपोर्ट और बैंक मतलब बैंक का क्या है कि बैंक अगर खुद से इंस्पेक्शन किया
उसमें जो रिपोर्ट निकलेगा उसमें अगर एडवांसेस के ऊपर एडवांस कमेंट हुआ तो उसको माइंड में लेना चाहिए। रिजर्व बैंक लेटेस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ठीक है, फिर क्या है, कॉन्करेंट और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। कॉन्करेंट ऑडिट होता है एक, तो कॉन्करेंट एंड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट ऑन वेरिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब जो सिक्योरिटी, मतलब लोन अगर लोगे तो उसके नॉर्मली क्या है, उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी होता है। जैसे हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन में सिक्योरिटी क्या हो सकता है, एक तो हाउस खुद हो सकता है। ठीक है, आप पढ़ोगे कि प्राइमरी सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी आप पढ़ोगे। तो एक तो हाउस खुद है, हाउसिंग लोन में हाउस खुद है, मतलब अगर पैसा नहीं दिया गया है तो हाउस खुद में एक सिक्योरिटी है कि बैंक चाहे तो वो हाउस को जब्त कर सकता है। ठीक है, और क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि हाउसिंग लोन के, मतलब वो तो हाउस तो सिक्योरिटी है, उसके साथ साथ बैंक बोले कि आपको मिनिमम 1 लाख 2 लाख ऐसा कुछ तो सिक्योरिटी देना है। वो हो सकता है कि गोल्ड हो सकता है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है, एनी अदर इंटरनल रिपोर्ट स्पेशली रिलेटेड टू पर्टिकुलर अकाउंट। ठीक है, अगर कोई इंटरनल रिपोर्ट बनाया गया है कोई पर्टिकुलर अकाउंट को लेकर वो। एंड मैनेजर चार्ज हैंडलिंग ओवर रिपोर्ट व्हेन इनकम्बेंट इज चेंज, मतलब अगर कोई मैनेजर चेंज हुआ तो उसका चार्ज जो, मतलब वो जो चार्ज लेगा उसका हैंडलिंग ओवर रिपोर्ट। ठीक है, ये सारे में अगर एडवर्स कमेंट हुआ एडवांसेस को लेके तो देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए हम लोगों का ऑडिट का पार्ट। अभी जो लोन्स होते हैं ना, मतलब एडवांसेस होते हैं, वो नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ एडवांसेस, ये नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। ये नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। क्या क्या? फर्स्ट होता है फंडेड लोन, जो नॉर्मली सबसे ज्यादा होता है। फंडेड लोन। और एक होता है नॉन फंडेड लोन। एक है फंडेड लोन्स और एक है नॉन फंडेड लोन्स। फंडेड लोन्स में क्या, एक मैं मोटा मोटा बोल दे रहा हूँ फिर आपको लिखाऊंगा। ठीक है, मैं पहले समझा दूं। फंडेड लोन्स में क्या होता है, फंडेड लोन्स वो सारे लोन्स है जिसमें पैसा गया है। ठीक है, लाइक रियल में मनी गई है दूसरे पार्टी के पास। ठीक है, जैसे ये जो हो गया पर्सनल लोन हो गया, कोई भी आप लोन लो, मतलब मेनली जो जो एक ब्रॉड व्यू में आपका दिमाग में लोन आ सकता है, पर्सनल लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, कार लोन हो गया, कुछ भी लोन हो गया नॉर्मली। उसमें क्या होता है कि आप, बैंक प्रॉपरली पैसा देता है सामने वाले को। ठीक है, बैंक ऐसा नहीं करते कि हाँ बोल दिया कि ठीक है तुम जाओ, अगर ये नहीं पेमेंट किया तो वो हो गया नॉन फंडेड लोन। फंडेड लोन होता है जिसमें
पैसा बैंक से गया है, फंड ट्रांसफर हुआ है टू द बोरोअर। दूसरा क्या है, नॉन फंडेड लोन्स। अभी नॉन फंडेड लोन्स में क्या है, सोचिए कि आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, ठीक है। आप किसी पार्टी को 1 करोड़ का मतलब माल खरीदे, तब ऐसा हो सकता है कि बैंक वो पार्टी को, मतलब सोचिए अंबानी अगर कोई भी ब्रांड से 1 करोड़ का माल खरीदे, तो वो ब्रांड, जो सोचिए कि रिलायंस अलग ब्रांड है और अंबानी अलग है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली अलग है, लेकिन मालिक क्या है, मतलब अंबानी नॉर्मल ज्योति सा अंबानी है, समझ लो। तो ज्योति अंबानी क्या करेगा कि अगर वो रिलायंस से माल खरीदे, तो रिलायंस का सोचिए 1 करोड़ का माल है, तो ऐसा किया, ज्योति सा गई बैंक के पास कि आप मुझे गारंटी दो, या फिर रिलायंस भी बोल सकता है कि आप किसी का गारंटी लेके आओ, मतलब क्रेडिट में आप माल खरीदो, लेकिन बैंक से गारंटी लेके आओ कि अगर आप पेमेंट नहीं किए तो बैंक पेमेंट करेगा, ठीक है। उसमें बैंक चार्जेस वर्जेस थोड़ा काटता है, ठीक है। तो या मतलब बैंक पेमेंट करेगा, ठीक है। तो जो ज्योति है, उसके मैं लिख के बोला, नॉर्मल, नॉर्मल आप तो ये तो समझे ही, ठीक है। नॉर्मल आप तो ये तो समझे कि फंडेड लोन क्या है, वो नॉर्मल लोन है जिसमें एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा है। इसमें क्या है, ये रिलायंस है, ठीक है, ये रिलायंस है। वो गुड्स या सर्विस जो भी है, सेल किया ज्योति को ऑफ रुपीज 1 करोड़ टू ज्योति, ठीक है। ज्योति को 1 करोड़ रुपीज सेल किया। ज्योति क्या की, अभी ऑन क्रेडिट, ठीक है, मतलब उधार भी। अभी भाई 1 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है। तब क्या हुआ, ज्योति क्या की, ज्योति बैंक के पास गई, ज्योति बैंक के पास गई, क्योंकि रिलायंस को भी तो एक सिक्योरिटी चाहिए ना कि ज्योति पैसा देगा। 1 करोड़ इज ए बिग अमाउंट ना। ज्योति बैंक के पास गई, बैंक क्या किया, बैंक रिलायंस को एक बैंक गारंटी दिया, बीजी बोला जाता है उसको, बैंक गारंटी दिया। बैंक गारंटी क्या दिया, दैट दे विल पे इफ ज्योति मेड डिफॉल्ट, ठीक है। वो फिर बैंक चार्जेस वर्जेस ज्योति से लेगी, वो अलग बात है, ठीक है। बैंक गारंटी दिया कि भाई वो 1 करोड़ रुपया देंगे अगर ज्योति डिफॉल्ट की तो, मतलब पैसा नहीं दी तो। ये जो बैंक गारंटी है ना, इसमें रियल का मनी अभी तक गया नहीं है, ठीक है, रियल का मनी एक्चुअल में ट्रांसफर हुआ नहीं है। ये तभी एक कंटीजेंट है, कंटीजेंट ऑन द कंडीशन दैट ज्योति कांट पे, ज्योति मेड डिफॉल्ट टू फॉर द पेमेंट ऑफ रिलायंस, ठीक है। ये जो 1 करोड़ का जो है, तो ज्योति इसको देना था ज्योति को, लेकिन ज्योति ने क्या किया, बैंक गारंटी दिया रिलायंस को कि अगर ज्योति नहीं दे पाई तो बैंक दे देगा।
एसबीआई समझ लो। ठीक है, ये जो बैंक गारंटी है ना, देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर, मतलब रियल में कोई पैसा ट्रांसफर हुआ नहीं है ऑफ फंड, लेकिन बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तो एक कंटिजेंट लाइबिलिटी आ गया ना, कि भाई हो सकता है कि पैसा देना पड़े। ठीक है, तो ये है नॉन फंडेड ट्रांजेक्शन, नॉन फंडेड लोन, नॉन फंडेड एडवांसेस, मतलब जैसे नॉर्मल गारंटी हुआ ना वैसे ही नॉन फंड, कि भाई अगर ज्योति नहीं दे पाई तो मैं दे दूंगा, इसको बोलते हैं नॉन फंडेड लोन्स। तो अभी लिख लीजिए एकदम प्रॉपरली अच्छे से। दे आर those loans where there is an actual transfer, actual transfer, actual transfer of funds from the bank to borrower। अभी इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स आर, कुछ भी ले लो, टर्म लोन हो गया, सीसी मतलब कैश क्रेडिट, टर्म लोन हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। अगर स्टाफ को कोई लोन, इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन हो गया, अरे इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन्स हो गया, डिमांड लोन हो गया, कुछ भी। ठीक है, नॉन फंडेड ट्रांजेक्शन्स क्या क्या है, मतलब नॉन ट्रांजेक्शन मतलब नॉन फंडेड फैसिलिटीज आर दोज which do not involve
सच ट्रांसफर। सच ट्रांसफर मतलब वो एक्चुअल फंड ट्रांसफर, डू नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल फंड। ठीक है, उसके एग्जांपल्स क्या क्या है? एग्जांपल्स आर लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटीज। ठीक है, ये हो गया नॉन फंडेड लोन। हाँ, और एक चीज हम लोग कर सकते हैं अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ एड। एक तो हो गया टाइप्स ऑफ एडवांसेस, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, कि फंडेड होता है, नॉन फंडेड होता है। अभी उसके क्लासिफिकेशन क्या क्या है? हाँ, ये कर सकते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस, मतलब जो हम लोग एडवांसेस देखे, तो वो कौन कौन से टाइप, मतलब टाइप नहीं, किस किस चीज में क्लासिफाई करा जा सकता है। ठीक है, तो मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। अगर क्लासिफाई करने जाए तो हम लोग दो चीज में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं एडवांसेस को। एक है सेक्टर वाइज, और एक है सिक्योरिटी वाइज। एक है सेक्टर वाइज, एक है सिक्योरिटी वाइज। पहले सेक्टर वाइज देख लेते हैं। आरबीआई, आरबीआई जो है ना, वो बहुत सारे गाइडलाइंस इशू करते हैं, इशू गाइडलाइन, कॉमन गाइडलाइन फॉर लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। प्रायोरिटी, अभी प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गया, ये सारे प्रायोरिटी सेक्टर which banks are required to follow।
और ये जो गाइडलाइंस है ना, गाइडलाइंस कवर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सर्विस चार्जेस, रिसीट, सैंक्शन, रिजेक्शन, एक्सेट्रा। ठीक है। आरबीआई क्या है कि वो नॉर्मली प्रायोरिटी सेक्टर को लेके टाइम टू टाइम गाइडलाइन इशू करते रहता है। अभी प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन सा हो सकता है, मतलब है एग्रीकल्चरल हो गया, एमएसएमई हो गया। ठीक है। अभी है सिक्योरिटी लाइन, सिक्योरिटी बाइस। इसमें क्या है कि बैंक क्या करता है, बैंक आस्क सिक्योरिटी और कोलेट्रल, कोलेट्रल while lending to assure that the borrower will pay, will return the money, return the money to bank in prescribed time. Time else the bank have legal authority to sell the collateral to recover its money. ठीक है कि बैंक मतलब सिक्योरिटी या कोलेटरल मांगता है to assure that the borrower return the money in prescribed time. As the bank have legal authorities to sell the collateral to recover its money. ठीक है। अभी जो नेचर ऑफ सिक्योरिटी होता है ना, नेचर ऑफ सिक्योरिटी वो दो टाइप के होते हैं। वो दो टाइप के होते हैं। एक, दो। एक होता है प्राइमरी सिक्योरिटी,
एक होता है प्राइमरी सिक्योरिटी। और एक होता है कोलैटरल सिक्योरिटी। एक होता है प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होता है कोलैटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या है? इसका भी मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है, नेचर ऑफ सिक्योरिटी का। इट refers to the security offered by the borrower for bank finance or the one against which credit has been extended by the bank. It refers to the security extended by the offered by the borrower for bank finance or the one against which credit has been extended. This security is the principal security, is the principal security for an advance, for an advance, ठीक है। अभी कोलैटरल सिक्योरिटी क्या है? It is an additional security. It is an additional security. It it में जो सिक्योरिटी है ना, can be any form, tangible or intangible asset, movable
इमूवेबल एसेट, ठीक है। सिक्योरिटी कैन बी फॉर्म ऑफ टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल एसेट। अभी अगर इसका एग्जांपल हम लोग दे, कोलेटरल सिक्योरिटी और मतलब मेनली नेचर ऑफ सिक्योरिटी का, ठीक है, तो हम लोग क्या दे सकते हैं। ये है एक बंदा, थोड़ा पतला है, इसका नाम है गौरव। गौरव ने क्या किया, उसको घर खरीदना था, तो उसने होम लोन लिया, रुपीज 1 करोड़ का। बहुत बड़ा घर खरीदना था। मेरा 1 करोड़ रुपये फेवरेट है। पिछले एग्जाम में भी 1 करोड़, अभी के एग्जाम पे भी 1 करोड़, ठीक है। होम लोन लिया 1 करोड़ का, ठीक है, बैंक से। बैंक कौन सा बैंक करो, एसबीआई कर दो। बैंक से होम लोन लिया, एसबीआई से होम लोन लिया 1 करोड़ का। फिर जो बैंक से होम लोन लिया गौरव ने, तो गौरव तो एक घर खरीदा। तो ये तो एक प्राइमरी सिक्योरिटी तो हो ही गया, ठीक है, कि अगर इफ गौरव डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट, ठीक है, तो ये घर बैंक विल सेल द होम एंड रिकवर द मनी, ठीक है। ये तो हो ही गया है, मतलब ये तो होता ही है, ये तो आपको भी पता होगा, रिकवर द मनी। लेकिन कभी कभी बैंक क्या करते हैं, बैंक गौरव को एक, मतलब अगर बैंक को लगा कि रिस्क थोड़ा ज्यादा है, या फिर बैंक का पॉलिसी है कि कोलेटरल लेना क्या, तो बैंक क्या कर सकता है, गौरव को बोल सकता है टू गिव कोलेटरल। कोलेटरल मतलब कोलेटरल ऑफ रुपीज 1 लाख। इसका मतलब क्या, कि ये तो होम तो है ही है, उसके साथ साथ 1 लाख का कोलेट, अभी कोलेटरल कुछ भी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, दूसरा कोई घर हो सकता है, कार हो सकता है, गारंटी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया कोलेटरल सिक्योरिटी। जो ये सारे है ना, ये हो गया कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब वो एडिशनल है, ये एडिशनल है। और जो होम है, ये है प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है। अभी नॉर्मली कॉमन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिक्योरिटीज क्या है, गोल्ड ऑर्नामेंट एंड बुलियन है,
इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब घर, बिल्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर। पर्सनल मतलब अगर कोई गारंटर अपना बोले कि भाई मैं पैसा दे दूंगा। सिक्योरिटी और गारंटर। थर्ड पार्टी सिक्योरिटी मतलब कोई बैंक या फिर दूसरे बैंक या फिर कोई थर्ड पार्टी वो गारंटीज। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, फिर वही चल मतलब जैसे मतलब बोला जाता है ना, जैसे आप बहुत सारे सुनते होंगे कि जेफ बेजोस ने या फिर एलन मस्क ने अपना जो स्टेक है टेस्ला में या फिर स्टारलिंक में कुछ में भी, तो उसको गिरवी रखकर, प्लेज में रखकर उसके अगेंस्ट पैसा उठाया। तो ये है स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो क्या है, गोल्ड ऑर्नामेंट एंड बुलियन हो गया, इमोरल प्रॉपर्टी हो गया, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर हो गया, थर्ड पार्टी गारंटीज हो गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गया, स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट हो। ठीक है, ये सारे हैं जो जनरली एज ए सिक्योरिटी यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत किए, ठीक है, 1.5 घंटे में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए, बहुत सारी चीजें कवर किए। आज का क्लास बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से गया। इसके बाद बाकी है मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब किस किस के, मतलब किस किस तरीके से सिक्योरिटी क्रिएट होगा। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ एनपीए इरेजर, मतलब अभी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर कल होगा, कल से फिर कल फिर क्लास शायद, और 2 क्लास में बैंक ऑडिट खत्म हो जाएगा। और 20 तारीख तक मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ये खत्म हो जाए, क्या बोलते हैं, चैप्टर नंबर 11। बाय। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्त लोगों को बोलिए कि ये क्लासेस देखने के लिए, ये पूरा फ्री है और रिवीजन वीडियोस भी आएगा। बाय।